ऑनलाइन क्लासेस में एक बार सभी का फिर से स्वागत। आपको प्यार, आशीर्वाद और दुलार। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और जो ये जो आपका स्कूल बंद हुआ है, जो मोटिव है हमारा, उसको आप कहीं ना कहीं सफलता पूर्वक उसको प्राप्त करने के प्रयास में होंगे। चलिए ये आगे डिस्कस करेंगे आप घर पर क्या कर रहे हैं। हिंदी के जो मैंने वीडियोस डाले, ना तो कोई व्यू आ रहा है ना कोई कमेंट आ रहा है। बड़ा दुख लगता है। या तो मैं शायद वो सब समझाने में कामयाब नहीं हुई, या आप लोगों ने के पास समय नहीं था। कुछ भी हो सकता है, कारण क्या है ये तो आप जानेंगे। एनीवेज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बेटा इसको देखिए जरूर, थोड़ा सा समय दीजिए। 10 मिनट तो हमारे लिए, इस हिंदी के लिए होने भी चाहिए। सब्जेक्ट आपका है, महत्वपूर्ण है। तो आज बच्चों, इसी सीरीज में मैं आपको बादल को घिरते देखा, जो अंतरा का चैप्टर है काव्य का, उसका थोड़ा सा प्रयास करूंगी बताने का। इसमें क्या है, बादल को घिरते देखा, कुछ जो आपका सिलेबस है उसमें मैंने जो पहले आपका यूनिट सेकंड में कराया वो सारा आएगा, और इसके साथ साथ 2 चैप्टर्स और आएंगे। एक तो बादल को घिरते देखा और एक और है, वो मैं बहुत जल्दी उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो उसको आप कर लेंगे। तो बादल को घिरते देखा बच्चों नागार्जुन द्वारा रचित है। बहुत सुंदर कविता है। सबसे पहले जान लें ये नागार्जुन जी कौन है और कैसे इन्होंने ये लिखा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कवि है या जो लेखक है उनके विषय में भी जानकारी आपको होनी चाहिए, एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, तो इसके विषय में भी आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे, तो आपकी थोड़ी सी नॉलेज और इंक्रीज होगी, ऐसा मानना है मेरा। तो बच्चों, ये जो है, सबसे पहले जान लीजिए 1911 में इनका जन्म हुआ है और जो इनकी मृत्यु हुई है 1998 में हुई है। बच्चों, नागार्जुन जी जो है एक प्रगतिवादी कवि रहे हैं और इनका जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ है। और इनका जो वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्रा है। क्या है इनका वास्तविक नाम? वैद्यनाथ मिश्रा। इन्होंने वैद्यनाथ मिश्रा के नाम था इनका, लेकिन इन्होंने जो कविताएं लिखी या जो लेख लिखे वो यात्री के नाम से लिखे। यात्री के नाम से ये अपनी कविताएं किया करते थे। लेकिन बाद में जब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और महात्मा बुद्ध के एक बड़े ही प्रिय शिष्य थे नागार्जुन, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे ये, और तो भगवान बुद्ध के जो एक सबसे प्रिय शिष्यों में से नाम आता था नागार्जुन जी का, तो उनके नाम पर फिर इन्होंने जो है वैद्यनाथ मिश्र जी ने कविताएं लिखनी आरंभ कर दी। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। फिर इन्होंने यात्री के नाम से कविताएं लिखी। उसके बाद जब ये बौद्ध धर्म के अनुसरण में गए, उसके संपर्क में आए, तो इन्होंने जो उनके जो सबसे प्रिय शिष्य हुआ करते थे उनमें से एक थे नागार्जुन जी। उनके नाम पर इन्होंने अपनी कविताओं का लिखना प्रारंभ किया। बहुत अच्छे कवि रहे, काफी कुछ इन्होंने हमारे साहित्य को दिया, और इसमें जो है अभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनके विषय में क्या है, कैसे है। जो इनका जीवन है, बहुत अच्छी फैमिली से ये बिलोंग नहीं करते थे, बड़ा अभावग्रस्त इनका जीवन भी था। इन्होंने जो जीवन यापन किया, इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का इन्हें सामना करा, वो इनके काव्य में कहीं ना कहीं नजर आई। अब देखिए, जो व्यक्ति जिस तरीके के जीवन को जीता है, उसके काव्य में, उसकी रचनाओं में वो नजर आता है। आप ही हैं, हम ही हैं। अगर हमसे कोई कहे कि कोई एक कविता लिखिए, या अपना कुछ बताइए अपने विषय में, या इस समाज के विषय में बताइए जिसमें आप रह रहे हैं, इसके अंतर्गत कुछ लिखिए, तो क्या आप किसी दूसरे के विचार लिखेंगे? नहीं, आप अपने विचार लिखेंगे, है ना। अब मेरा जीवन अगर एक बहुत अच्छी, जो मेरा पारिवारिक जीवन है बड़ा शांतिपूर्ण बीता है, तो मैं कहूंगी कि भाई संयुक्त परिवार बड़ा अच्छा होता है, बड़ा कोऑपरेटिव होता है, बड़ा सहयोगी होता है। और अगर मेरे साथ कुछ दुखद अनुभव रहे होंगे, तो मैं क्या करूंगी, उनके विषय में कहीं ना कहीं कहूंगी अरे नहीं, एकांत के जीवन बहुत अच्छा है, इसी को जीना चाहिए। तो इसी तरीके से जैसे अरस्तु हुए, प्रसिद्ध लेखक हुए हैं हमारे, उनकी जो माता थी, वो उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने उनके साथ जो है जीवन भर बड़ा अभद्र व्यवहार किया। तो उन्होंने हमेशा उनके साहित्य में उन्होंने हमेशा स्त्री को एक उपभोग की वस्तु बताया। उन्होंने स्त्री को चाहकर भी वो कभी सम्मान नहीं दे पाए, क्योंकि जो उनका अनुभव था ना, वो बहुत अच्छा नहीं था स्त्री के प्रति। उनकी माँ द्वारा जो उन पर अत्याचार किए गए, उससे उनके जो उनके विचार थे स्त्री के प्रति शायद अच्छे नहीं रहे। तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि उपभोग की वस्तु है, हमें खुश रख सके, हमारे जीवन को में वो खुशियां भर सके, उसके लिए हम उसको लाते हैं। तो
ऐसा ही कुछ शायद नागार्जुन जी के साथ हुआ। उनका जो जीवन था वो बहुत ज्यादा अभाव में बीता, परेशानियों में बीता, तो उसमें जो है उन्होंने जो है इसका चित्रण उसमें कहीं ना कहीं उनके इतिहास में आया। उन्होंने जो रचनाएं की उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बेटे उन्होंने जो है इसमें हम पहचान कर सके, ये मानव समुदाय के दुख को पहचान सके, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी संस्कृत पाठशाला में हुई। तत्पश्चात इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण का अध्ययन किया, और इसके बाद संस्कृत भाषा में शास्त्राचार्य तक का अध्ययन कलकत्ता में जाकर किया, और स्वाध्याय से ही इन्होंने बहुत सारी भाषाओं पे महारत हासिल की, जैसे अपभ्रंश है, सिंगली है, तिब्बती है, मराठी है, गुजराती है। और ये भ्रमणशील प्रवृत्ति के थे नागार्जुन जी। विवाह के कुछ पश्चात ही इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था। सबका त्याग करके ये जो है सन्यासी हो गए थे। और फिर 1938 में जो नागार्जुन जी हैं भारत लौटा। इससे पहले वो श्रीलंका में जाकर रहे, और 1938 में भारत आ गए। यहाँ पर इन्होंने विद्रोही प्रवृत्ति के होने की वजह से स्वतंत्र भारत के लिए भी कई बार इन्होंने जेल में जाना पड़ा, यानी स्वतंत्रता सेनानी भी ये रहे। इन्होंने भारत स्वतंत्रता के लिए जो जेल भरो आंदोलन होते रहे होंगे उस समय, उसमें भी इन्होंने बड़े ही बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। और जो इनकी मृत्यु है बच्चों, ये 87 वर्ष की आयु में 5 नवंबर 1998 को दरभंगा के लहरिया सराय नामक स्थान पर इनका निधन हो गया। जो इनका साहित्यिक परिचय है एक बार आप पढ़ लेंगे, इनकी जो कविताएं, इनकी जो रचनाएं हैं उनके विषय में आप पढ़ लेंगे। अब सबसे पहले हम इनके काव्य का जो पहला रचना है, पहला जो भाग है, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए इस बादल को घिरते देखा में है क्या इन्होंने बताने की कोशिश की है। बच्चों, बादल को घिरते देखा में इन्होंने जो है बादल के कठोर और जो एक कहना चाहिए उसका जो एक मार्मिक जो पक्ष है उसको भी बताने का प्रयास किया है। क्योंकि देखिए वो कठोर भी है, एक तरफ वो झरने हैं, बादल है, बारिश है, तो वहां से उसका जो एक से हृदय होना भी इन्होंने उसमें हमें बताने का प्रयास किया है। दोनों पहलुओं को हमें दिखाने का प्रयास किया है। इसमें इन्होंने हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों के उड़ते हुए बादल और मानसरोवर में कमलों पर मोतियों के समान गिरती हुई बूंदों का मनोहारी चित्रण किया है। गर्मी और उमस से बचने के लिए जो दूर दराज से लोग हंस जो है झीलों में आते हैं और झीलों में रहते हैं, उसके विषय में हमें बताया है। तो हम आगे धीमे धीमे पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम इसका पहला जो वो है पार्ट है उसको देखने का प्रयास करेंगे। जो पहला काव्यांश है उसको हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, वही है। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ मैंने कहा है बहुत चेंज नहीं आता, एक बार अगर आपके दिमाग में आ गया तो बस हमें क्योंकि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के संकलित कविता बादल को घिरते हुए से ली गई हैं, और इसके जो रचयिता हैं, कवि हैं, वो कौन है? नागार्जुन जी हैं। अगर देखिए कोई महिला होती तो कवित्री हो जाती, या है ना, तो हम उनको कवित्री बोल देते। लेकिन जो मेल है, पुरुष है, तो वो हमारे कवि हुए। तो जो कवि है वो कौन है? नागार्जुन जी। अब इस फिर प्रसंग आता है, मैंने पहले ही बताया संदर्भ में हमेशा हम पाठ का और कवि का परिचय देते हैं, और प्रसंग में हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि जो हमने 8 लाइनें जो हमने ली है, 8 लाइनों का हम लोग अलग अलग करके हम अर्थ बताने का कोशिश करेंगे, अर्थ को बताएंगे। तो उसमें उन पर्टिकुलर 8 लाइनों में भाव क्या है, कवि हमें बताना क्या चाहता है, हम इसके विषय में वहां पर बात करेंगे। ठीक, तो बच्चों इसमें क्या है, पर्वत की चोटियों पर जो बादल घिरे हुए हैं, वो स्वर्ण कमल के समान जो उनकी बूंदे हैं, उनके गिरने का वर्णन किया है कि कैसे वहां पर जो है बूंदे बारीक बारीक गिर रही हैं, वो किसके समान प्रतीत हो रही हैं। प्रसंग में हम ये बताएंगे। ठीक है, तो अर्थ की ओर रुख करते हैं कि अर्थ में क्या है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तूहीन कणों को। यानी वो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि बादलों के स्वरूप को उसकी अपनी आंखों से निहारा है, उन्होंने उनको देखा है, जो खूबसूरती है उसको देखने का प्रयास किया है। जब वो हिमालय पर गए, उन्होंने वहां पर देखा हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ऑब्वियसली हिमालय पर जाएंगे, हिमालय हमारे भारत का कुछ
ऊंचे पर्वतों में उसका नाम आता है, उसकी चोटियां हिमालय, ऐसे तो कहा जाता है भगवान शिव का स्थान है हिमालय, लेकिन जो उसकी खूबसूरती है उसके विषय में नागार्जुन जी ने हमें उससे परिचय कराने का प्रयास किया है। तो उन्होंने कहा है कि जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उस पे स्वच्छ और निर्मल सफेद श्वेत बर्फ गिरी हुई है। शायद इन दिनों ही गए होंगे, अब ये तो मुझे पता नहीं वहां पर कब कब बर्फ पड़ती है, लेकिन ठंड में तो पड़ती होगी नो डाउट। तो वो ठंड में वहां पर गए, उन्होंने वहां पर जो है बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों को देखा, खूबसूरत सी चोटियों को देखा, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। जो वहां पर जो उन्होंने रचना रच डाली, उन्होंने कहा कि मैंने बर्फ से ढकी हुई इन हिमालय की चोटियों पर खुद को वहां पर देखा, घिरते हुए बादलों को देखा कि बादल वहां पर घिरे हुए हैं और ये बादल जो है मानसरोवर की सुनहरी कमलों के छोटी छोटी ओस के बूंद के समान लग रहे हैं। लिखा हुआ है ना, छोटी छोटी मोती जैसी। उसके शीतल तुहीन कणों में, सबसे पहले छोटे छोटे अक्षरों को मैं हिंदी बता देती हूँ तो वो आप लिख लेंगे। अमल माने होता है बच्चों स्वच्छ निर्मल, श्वेत धवल को श्वेत कहते हैं, गिरी माने पर्वत, शिखरों माने चोटियां, तुहीन कण ओस की बूंदे, मानसरोवर आगे बताऊंगी। तो वो कहते हैं कि मैंने ओस की बूंदों को वहां पर जो है गिरते हुए देखा है। वो जो बर्फ पिघलती है तो ओस की बूंदे, उन्हें लगा छोटी 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 बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो उसके विषय में उन्होंने कहा कि हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर स्वच्छ निर्मल श्वेत बर्फ के ऊपर घिरते हुए बादलों को उसने स्वयं देखा। ये बादल मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर छोटी छोटी ओस की बूंद के समान वर्षा कर रहे थे और वहां उसने देखा कि ओस की छोटी छोटी बूंदें साक्षात मोतियों के समान चमक रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। उसके बाद वो क्या कहती है कि मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा, बादल को घिरते देखा। कि मैंने जो है वहां पर जो मोतियों के समान जो वो ओस की बूंदें चमक रही थी, मैंने उनको खुद देखा और वो मुझे ऐसे सोने की बूंदों जैसी लग रही है, जैसे सोने की बारिश हो रही है। सोने के छोटे छोटे जो स्वर्ण कमल है, स्वर्ण के बने हुए कमल हैं, चमक रहे हैं वहां पर, उन पे जो है छोटी छोटी ओस की बूंदें गिर रही हैं। आशय यह है कि सुनहरे कमलों पर पड़ी हुई जो छोटी छोटी ओस की बूंदें हैं वो बादलों की देन है। यानी एक यहाँ पर बादल का एक कोमल पक्ष उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि जो वहां पर गोल्डन कलर के फ्लावर्स हैं कमल के, उन पर ओस की बर्फ की वो छोटी छोटी बूंदों को उन्होंने वहां पर स्वयं गिरते देखा है। तो एक छोटा सा काव्यांश हमने पूरा किया। अब मैंने पहले भी बताया था इसका हमें क्या करना होता है बच्चों, कुछ विशेष भी बताना है इसमें, है ना, क्या इसमें विशेषता है इस काव्यांश की। तो वो आप कैसे बताएंगे कि भाई यहाँ पर घुमरते घुमरते उमड़ते घुमरते बादलों का चित्रण हुआ है, बादल के दोनों पक्षों को दिखाने का प्रयास किया है, जो उसका कठोर पक्ष है, जो उसका कोमल पक्ष है, वो उसने वहां पर दिखाने का प्रयास किया है। उसके बाद जो भाषा है, मैंने आपसे हमेशा बताया था अगर भाषा थोड़ी ऐसी जो हमें समझ में ना आ रही हो तो वो हमारी संस्कृत निष्ठ भाषा होती है। संस्कृत निष्ठ, संस्कृत शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया है। अब तो देखिए यहाँ पर जैसे अमल, धवल, ये सब आपको समझ में आ रहे नहीं ना, तो संस्कृत निष्ठ भाषा है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है बादलों का मानवीकरण हुआ है। मैंने आपको 10th में समझाया था, मानवीकरण अलंकार होता है ना, जब प्रकृति पर मानवीय चेतनाओं का आरोप लग जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए बादल को उन्होंने, बादल बारिश कर रहे हैं, बादल ऐसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बादलों पर हमने एक मानव का हमने उसमें कल्पना कर ली है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है, यहाँ पर बादलों का जो है मानवीकरण हुआ है। अब हम इसके जो है काव्य सौंदर्य की बात करेंगे, कला पक्ष और भाव पक्ष। मैंने दो बताए हैं, हमेशा कला पक्ष होता है और भाव पक्ष होता है। कला पक्ष में बच्चों क्या, भाव पक्ष में क्या होता है, इसमें बर्फ के ढके हुए बादलों का, चोटियों का सजीव चित्रण हुआ है। और कवि ने यहाँ पर जो पर्वतीय प्रदेश है वहां पर बादलों के घिरने का जो मोहक दृश्य है वो हमें दिखाने का प्रयास किया है। और छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो अद्भुत सौंदर्य का उन्होंने उसमें चित्रण किया है, कल्पना की है, वो बड़ा अद्भुत है, अनोखा है, अकल्पनीय है, वो वहां पर उन्होंने प्रयास हमें किया है। अब कला पक्ष की बात करें, यहाँ पर हम भाषा की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया भाषा संस्कृत निष्ठ है, शुद्ध है, यस, और छोटे छोटे, और मैंने हमेशा कहा कि अगर कोई अलंकार समझ में ना आए तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक। उसके बाद जो पद है वो गे है, गे मीन
गाने योग्य है। तो पद को यहाँ पर उन्होंने गाने का प्रयास भी, मतलब जो भी काव्य होता है वो गेय होता है, गाने के योग्य होता है। तो बस आप इतना लिख दें कि जो काव्य है वो गेय है, लयात्मकता से भरा हुआ है, आपका काम हो जाएगा। तो आशा करती हूँ ये पहला काव्यांश आपको समझ में आया होगा। आज पढ़िए इसको, ना समझ में आए तो मुझसे पूछिए और प्लीज मुझे बताइए कि आपने मेरी जो ये मैंने आपको ऑडियो वीडियो भेज रही हूँ, आपने इसको देखा है। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कमी इसमें महसूस होती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज मुझे वो भी बताइए। अगली जो नेक्स्ट मैं आपको वीडियो भेजूं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। प्रयास है मेरा कि मैं 100% आपको दूं, तो एटलीस्ट 80% आप उसमें से ले लें, सीख लें। तो शेष कल भेजती हूँ। तो आज आप पढ़िए और समझ में ना आए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिए या यूट्यूब पर ही कमेंट करके मुझे बताएं। ओके।